विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में, वॉन लेक में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लवणता क्या होती है। सागरी जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों, इसका मतलब होता है सागरी जल के भार व उसमें घुले पदार्थों के भार के अनुपात को, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होती है, लवणता होती है। तो यदि देखा जाए तो विश्व में किस पे कहाँ, तो सर्वाधिक लवणता ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में है। तो इसकी लवणता कितनी है, 220। एक्चुअली इसे ग्राम प्रति हजार इस सिंबल में नापा जाता है, तो ये 220 है। उसके बाद है डेड सी, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे है, इसकी है 238। प्रशांत महासागर की है 35 के करीब, और वॉन लेक है जो तुर्की में है और इसकी है 330। तो क्लियर हो गया किसकी सबसे ज्यादा है, वॉन लेक तुर्की की सबसे अधिक लवणता है। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना लवण है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जान लीजिए सागर की जो औसत लवणता है, औसत लवणता वो कितनी, 35 ग्राम, इस तरह लिखा है ना, ग्राम प्रति हजार में लिखा जाता है। जिसमें यदि इसको वैल्यू मान लिया जाए तो सोडियम क्लोराइड है 27.2, मैग्नीशियम क्लोराइड है 3.8, मैग्नीशियम सल्फेट है 1.6, कैल्शियम सल्फेट है 1.2, उसके बाद आता पोटेशियम सल्फेट आता है 0.8% आता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट 0.12 आता है, और लास्ट में आता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आता है 0.07। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड तो है नहीं, तो ये उत्तर बिल्कुल। सोडियम क्लोराइड कितना है 27, तो यहाँ पे लिख देंगे 27.2। कैल्शियम सल्फेट क्या है, ये है 1.2, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट है 1.6। तो सबसे अधिक क्या दिख रहा है इसमें, सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक दिख रहा है, तो यही उत्तर सही होगा। क्वेश्चन, समुद्री जल में उपस्थित लवणों को उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड 27, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8, कैल्शियम सल्फेट 1.2 और मैग्नीशियम सल्फेट 1.6। तो यदि इसके उत्तर में देखा जाए तो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है, 4 नंबर पे ये है। तो ये 1 2 4 3 कौन सा सीक्वेंस दिखा रहा है, यहाँ पे कोई दिखा रहा है, कौन सा उत्तर सही होगा इसका बताइए। हाँ, लेकिन यदि इसके उत्तर के संदर्भ में देखें तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, 1 2, ये 4 नंबर पे था, 4 3, तो ये बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम क्या है, लाल सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर, और तो इनमें सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है, आइए देखते हैं। देखिए जो रेड सी की लवणता है वो करीब है 37 से 41। फिर है ब्लैक सी, जो ब्लैक सी की लवणता है वो 15 to 18 है, 15 18। और थे आर्कटिक सी की जो लवणता है 20 to 35 है। तो इसके क्रम में उत्तर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, रेड सी आएगा, फिर आर्कटिक आएगा, फिर काला सागर आएगा। काला सागर में लवणता कम होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां जैसे डैन्यूब, नीपर, निस्टर आदि इस सागर में गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ लवणता कम पाई जाती है। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, 0 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ के बीच, 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच, 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच, 40 डिग्री साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच। तो इसका उत्तर है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। इसका कारण है यहाँ पे उच्च ताप व
अधिक वाष्पीकरण और कम वर्षा। ठीक है, 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच क्या होता है, लवणता कम पाई जाती है। उसका कारण है वाष्पीकरण का कम होना। यदि हम दोनों महासागरों में देखा जाए, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध को भी लिया जाए, तो 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच लवणता कम होती है। देखिए, उसका प्रमुख कारण है एक तो वाष्पीकरण का कम होना और दूसरा बर्फ का पिघलना, जिससे क्या होता है स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है और लवणता की मात्रा भी कम हो जाती है इन क्षेत्रों में। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी के विकिरण से, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी अर्थ और ये वायुमंडल है। तो ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। ये इसको याद रखिएगा, सूर्य से आने की किरणों से नहीं, पृथ्वी के विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। निम्नलिखित कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो ये सारी गैसें लिखी। यदि हम ध्यान से सीक्वेंस बना लें, नाइट्रोजन है 78.08%, इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है 20.9, ऑर्गन है 0.93, CO2 है 0.03, नियॉन है 0.0018 और ओजोन की मात्रा है, ठीक है, 0.000004। तो इसमें से सीक्वेंस से देखा जाएगा तो कौन सा बढ़ती गैस है? नाइट्रोजन इसमें पहला है, फिर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है। तो बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तर? ए क्लोरीन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए क्लोरीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी ऑर्गन। तो इसका उत्तर होगा सी ओजोन। ये जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। मनुष्य द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता के उपयोग के कारण ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो रहा है, और इसकी खोज जो की गई थी 1984 में, कहां पे हुई थी? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुई थी। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुई थी। और किसने इसकी खोज की थी? देखिए, इसकी खोज की थी जोसेफ फॉरमैन कहेंगे हम जिसको, जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डिनर व जे शंकलिन ने की थी। इसकी खोज की थी जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र है। ओजोन को बचाने के लिए 1987 में कौन सा आया था प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल। ये कहाँ? कनाडा में है। जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में। उसके बाद 2016 में एक और समझौता हुआ था कि गाली समझौता। ये दोनों किससे है? ये ओजोन परत से दोनों रिलेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का स्थायी अवरोही कम। तो अब तो याद हो गया। नाइट्रोजन कितना है? 78.08। ऑक्सीजन कितना है? 20.95 है। फिर तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग अभी इसमें इसी के सीक्वेंस से 0.038 है। फिर ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्गन कितना है? 0.93 है। और ये लास्ट वाला जो इसमें एक नया वर्ड आ गया था नियॉन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा, एनी कहते हैं इसका जो फॉर्मूला, इसका है 0.0018। तो यदि इस सीक्वेंस से देखा जाए तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, तो 1 नंबर सब में है। दूसरा है
ऑक्सीजन नंबर पे, तो 3 नंबर ये हो गया, तो 4 नंबर कम हो गया। उसके बाद क्या है, सी, उसके बाद कौन सा होगा, CO2 होगी कि ऑर्गन होगा, उसके बाद ऑर्गन की मात्रा आएगी है, ऑर्गन क्या, ऑर्गन 4 नंबर ये आएगी, और उसके बाद CO2 आएगी, फिर नियॉन होगी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर सी वाला बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल की ऊपरी परत को, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की आंतरिक परत को, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये वाला सी, पृथ्वी की आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। हम इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये संपूर्ण पृथ्वी है, एक मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो ऊपरी की परत क्या है, जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल, ये क्या है, स्थल मंडल। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे लिथोस्फेयर, इसको क्या कहेंगे हम, लिथोस्फेयर। और ये करीब 200 किलोमीटर तक इसकी गहराई है, 200 किलोमीटर की गहराई है, और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, और इसका घनत्व करीब 3.5 है। तो ये क्या, ऊपरी भाग क्या है, लिथोस्फेयर एल। बीच के भाग को कहते हैं पाइरोस्फेयर, पाइरोस्फियर, ठीक है, पी, इसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे पाइरोस्फियर। ये करीब करीब 2880 किलोमीटर की गहराई पे है, और यहां बेसाल्ट, ये बहुत ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट की अधिकता मिलती है, और इसका घनत्व है 5.6। ये जो आंतरिक परत है, ये वाली परत, इसको हम कहते हैं बैरोस्फेयर या बैरिस्फेयर, ये वाला बैरिस्फेयर, ये आंतरिक भाग को कहते हैं। और ये 2880 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक है, जो कितना है, 6371 किलोमीटर पर स्थित है, और इसका जो घनत्व है 813 है। और यहाँ पे नीफे, निकल प्लस फेरियम की अधिकता है। तो ऊपरी परत को क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर, मध्यवर्ती भाग को कहेंगे पायरोस्फेयर, और ऊपरी और सबसे आंतरिक भाग को बैरिस्फेयर, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि हम वर्ड याद रख लें तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसका उत्तर क्या है, तीसरा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। 12th क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, और 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट। तो इसका उत्तर क्या है, सी वाला, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। लेकिन ये औसत है, इस तरह नहीं बढ़ता। एक्चुअली क्या है कि पहले 100 किलोमीटर पे ये जो तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस के प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर के दर से इसमें वृद्धि होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर 300 किलोमीटर तक ये प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर वृद्धि होती है, और उसके बाद अबव, इसके बाद अबव 300, इस बाद 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि होती है। इस आधार पर माना जाता है जो केंद्र का तापमान है वो करीब कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन औसत जो पढ़ा जाता है वो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर ही पढ़ा जाएगा। तो इसका सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। 13, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल, कोर में किया गया। यह विभाजन जेफरीज, होम्स, डेली और ग्रांट का, ये है ग्रांट का। और ये किसके आधार पे है, भूकंपीय तरंगों के आधार पे, याद रखिएगा ये किसके आधार पे किया गया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पे ये विभाजन किया गया है। 14 क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, औसत, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे औसत, ठीक है। 5.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 4.5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 3.0 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, 5 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये संपूर्ण पृथ्वी है, इसको रख लेते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है लिथोस्फीयर, उसका घनत्व कितना है, 2.7 से 2.9।
मध्य की जो घनत्व है उसका 3.0 से 5 है, 5.5 तक है। जो आंतरिक परत है इसका घनत्व है 11 to 13। तो ऊपरी परत का घनत्व तो हम बहुत आसानी से पता कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक परत का जो घनत्व हमें किससे पता है? भूकंपीय लहरों से पता चलता है। तो चूंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसकी अधिकता है? निकल और फेरियम की। तो चूंकि ये लोहा है तो इसका घनत्व अधिक है। तो इसका मतलब है कि ऊपरी परत यदि 2.7 से 2.9 है और आंतरिक घनत्व 11 से 13 है, तो इसका संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होगा? 5.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पृथ्वी का आंतरिक घनत्व माना जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन वॉल्यूम पाया जाता है भूपरपट्टी में, मेंटल में, आंतरिक कोण में, बाहरी कोण में। तो उसका उत्तर है ए मेंटल में। करीब ये 83% यहाँ पाया जाता है, और जो कोण है ये दोनों मिला के ये करीब पाया जाता है 16%, और 0.5% यहाँ पे पाया जाता है, 0.5%। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का है वो 83% किसके पास पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राजील के तट पे, पेरू के तट पे, अलास्का के तट पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पे। इसका उत्तर तो अब आ जाना चाहिए। ये क्या है? पेरू के तट पे। ये जो एल नीनो जलधारा है ये किसको रिप्लेस करती है? पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा को, ठंडी धारा की जगह आती है। ठीक है ये, और जबकि एल नीनो कौन सी है? एक गर्म जलधारा है। ये देख रहे हैं आपको हम्बोल्ट की जलधारा है। तो मौसमी घटनाओं के कारण ही ये वास्तव में एल नीनो, या जिसको क्राइस्ट चाइल्ड या लाल नीना भी कहा जाता है, वास्तव में ये एक समुद्री परिस्थितियों और वायुमंडलीय परिस्थितियों का संयुक्त रूप है कि एक गर्मियों के मौसम में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की जगह इक्वेटर से या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर एक धारा बहने लगती है, और उसी धारा को हम एल नीनो की जलधारा कहते हैं, जो हम्बोल्ट की जगह बहती है। चिली और पेरू के तट से दूषित जल के प्रवाह से बनी जलधारा का ए एल नीनो जलधारा, बी हम्बोल्ट जलधारा, अगुलास जलधारा, केनारी धारा। तो अब तो ये उत्तर बहुत क्लियर हो गया है। इसका उत्तर है चिली और पेरू के तट पे हम्बोल्ट, क्योंकि इसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। केनारी की जलधारा भी कोल्ड है, लेकिन ये कहाँ बहती है? फ्रांस के पास बिस्के की खाड़ी में, बिस्के की खाड़ी फ्रांस। ठीक है। अगुलास की जलधारा ये कौन सी? गर्म जलधारा, वार्म लिख सकते हैं। ये कहां बहती है? ये मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के तट पर। और एल नीनो की जलधारा ये बहती है जब ये इसको पेरू की जलधारा को विपरीत रिप्लेस करती है। ये है कि वार्म जलधारा, और ये क्या है? कोल्ड जलधारा। उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है ए, इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री जलधारा बहती। बी, इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती। सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है। तो इसका उत्तर सी सही है। देखिए ये लेब्राडोर जलधारा आ रही है, लेब्राडोर, और यहां से ये कौन सी जा रही है? गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। ये जो दोनों आपस में मिलती है तो ये यूरोप की तरफ चली जाती है, जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो जहां पे ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है उस जगह का क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड। और यहां बहुत गहरा कोहरा आता है, जिसके कारण जहाज आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन ये मत्स्य उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे प्लैंकटन नामक काफी जीव मिलते हैं जो मछलियां खाने के काम आती है, जिसके कारण यहां मछलियों का बहुत बड़ा भंडार देखने को मिलता है। निम्नलिखित कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राजील धारा, सी पेरू की धारा, डी केनारी की धारा। अब तो उत्तर इसका मिल ही गया होगा। इसका उत्तर है सी पेरू की धारा। ये कोल्ड है, गल्फ स्ट्रीम वार्म है, ब्राजील वार्म है, केनारी की धारा कोल्ड है। देखिए कौन कौन सी जलधारा थी? गल्फ स्ट्रीम है, ये भी अटलांटिक महासागर पे है। ब्राजील की जलधारा ये भी देखिए अटलांटिक महासागर है। पेरू की धारा यहाँ पे देखिए ये क्या पे? प्रशांत महासागर में। और केनारी की धारा ये भी देखिए अटलांटिक महासागर में। तो इसका उत्तर कौन सा सही था?
पेरू की जलधारा यहाँ पे नहीं है, ये प्रशांत महासागर में बहती है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? क्यूराई जलधारा हिंद महासागर, कैनारी जलधारा प्रशांत, ब्राजील धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखिए उसका उत्तर बिल्कुल डी वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्यूराइल किस में है? प्रशांत में है। हाँ, ये एक कोल्ड करंट है। कैनारी जलधारा अटलांटिक में है, ये भी कोल्ड करंट है। ब्राजील धारा ये उत्तरी अटलांटिक मान लीजिए, ये दक्षिणी अटलांटिक में है, ठीक है। ये वार्म करंट है, वार्म करंट है। और क्यूरोशियो उत्तरी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये कौन सी है? ये भी वार्म करंट है, ठीक है। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? ए मोनेडोनॉक, बी इसेनबर्ग, ह्यूमस और इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है बी इंसेलबर्ग। ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पवन अपर्दित क्षेत्रों में। क्रस्ट मैदानों में यत्र स्थित अवशेष टीलों को क्या जाता है? मोनेडोनॉक, इंसेलबर्ग, ह्यूमस। इसको क्या जाता है? ह्यूमस। नदी अपर्दित मैदान अथवा संप्राय मैदान पैनी प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेषों को कहा जाता है? ए मोनेडोनॉक। संप्राय मैदान पैनी प्लेन का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ए हिम, बी पवन, सी नदी, डी क्रस्ट। इसका है सी उत्तर, नदी के द्वारा। रांची का पठार निम्नलिखित में क्या है? एक पैडी प्लेन, एक उत्थित पैनी प्लेन, एक रचनात्मक मैदान, पर्वतीय पठार। तो यह है उत्तर पैनी प्लेन, इसका उदाहरण है।